When we are talking about vaccine, BJP National President JP Nadda has slammed opposition, saying that the opposition are playing politics over vaccination process. Now, what happened to them? They themselves are taking vaccines. So, how do you reply to this? I don't understand why Nadda is saying like this. Is he aware of the facts? But because of their negligence, because of their they were interested only Bengal politics, Bengal election. Even after Bengal election also, they want to divide the Bengal. So to implement that policy, they didn't allow people to take precaution before second wave. 6 months, 8 months, what they have done? Nothing. Because of them, they are responsible for this second wave. And for second wave also, they have not given vaccine to the state in a proper manner. Distribution system was totally, absolutely wrong. There are some BJP states, they gave good vaccine. The party office is distributing some vaccines in Gujarat, but the others are not. What they have given? Now also they said from 21st. Means when Prime Minister addressed the nation, the 15 days already lost. Can you imagine then who is responsible? Why opposition will play with a disease? I think BJP is a big disease for everybody. स्कूल भी होगा। हम अभी यहाँ 15-16 महीने हो गए हैं, हम यहीं स्टक हैं और हम बहुत परेशान हैं। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब कुछ रहा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कितनी बार हमने रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सो अब क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ पे ना 3 कैटेगरी है। जैसे एक हो गए वर्क वीज़ा वाले, जैसे अभी सर ने बताया था आपको, तो एक है पार्टनरशिप वीज़ा वाले, एक है स्टूडेंट वीज़ा वाले। जैसे मेरा वीज़ा था, ये अपना पार्टनरशिप वीज़ा था, तो 7 मार्च को आया था, ठीक है जी। तो उसके बाद मेरी अपना 23 मार्च को फ़्लाइट थी। 19 को बॉर्डर बंद कर दिए यहाँ पे भी, और न्यूजीलैंड ने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे जैसे अपने क्या कहते हैं, अपने मेरे कई कुलीग थे, ठीक है, साथ में गए। 19 तारीख को ना वापस आए हैं। कोई सिंगापुर से आया है, कोई अपना दिल्ली से आया है, सभी यहीं पे आए हैं जी। हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है ना, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी पार्टनर मेरे वहाँ पे है, ठीक है ना हम अपना सुख दुख उनसे बांट सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फ़ोन पे बात होती है, वो भी इतने स्ट्रेस में है, ठीक है। इधर भी स्ट्रेस होता है, शाम को बात होती है, वो बोलते हैं कैसे होएगा क्या। रोज़ ही नई कहानी, कोई नहीं सुन रहा है न्यूजीलैंड में, कोई भी नहीं। एक है अभी क्या कहते हैं, पिछली बार हुआ था कुछ अपना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपना प्रोटेस्ट किया था। अभी 26 तारीख को एक और प्रोटेस्ट है, देखते हैं उसमें क्या करते हैं, क्या होता है। मैं कई बार सोचता हूं, हंसी आती है प्रधानमंत्री जी के इन बहानों पर कि क्या क्या बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं कि गरीब आदमी के घर राशन ना पहुंचे। वो 3rd फ्लोर पे रहता है इसलिए राशन नहीं दे सकते, रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में फंस सकती है इसलिए राशन नहीं दे सकते, रास्ते में गाड़ी खराब हो सकती है, ये लोग पतली गलियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं, इसलिए उनके घर राशन नहीं पहुंचाया जा सकता। पता चेंज कर लेंगे कैसे राशन पहुंचेगा, राशन नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए घर में नहीं दे सकते। उस गली में जिसमें वहां रहने वाले आदमी को पिज्जा पहुंच सकता है, राशन नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप हर वक्त इतने झगड़ालू मूड में क्यों रहते हैं?
देश में पहली बार इतना झगड़ने वाला प्रधानमंत्री देखा है 75 साल के इतिहास में, जो सुबह शाम राज्यों से झगड़ने में लगा रहता है, किसी से भी झगड़ने में लगा रहता है। प्रधानमंत्री जी, आप झगड़ालू प्रधानमंत्री हैं क्यों? आप कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से लड़ रहे होते हैं, और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कभी आपको कुछ नहीं मिलता तो उनके चीफ सेक्रेटरी से लड़ने लगते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से आप झगड़ लेते हैं, ट्विटर से आप झगड़ लेते हैं, फेसबुक से आप झगड़ लेते हैं, महाराष्ट्र के सीएम से आप झगड़ लेते हैं। ये चिट्ठी में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक दिन आप उठे होंगे सुबह सुबह 2 दिन पहले, और आपने अपने फूड सेक्रेटरी को कहा होगा, जी फूड सेक्रेटरी साहब आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। आपने लिस्ट देखी होगी आज किससे झगड़ना है, अच्छा आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। आपने फूड सेक्रेटरी साहब को बताया होगा उनसे झगड़ना है, उनकी राशन की वो कैंसिल कर दो। तो फूड सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया तो होगा कि दिल्ली सरकार का कोई प्रपोजल नहीं है जिसको हम रिजेक्ट कर दें, पर फिर भी आपको तो झगड़ना था। आपने कुछ बहाने ढूंढ लिए कि इस वजह से नहीं झगड़ सकते, उस वजह से नहीं झगड़, इस वजह से राशन नहीं दे सकते गरीब लोगों को, उस तरह से नहीं दे सकते। There is a seamless connectivity not only between the remote agent and the operating system, but OSP within the company or unrelated company. Location is irrelevant. ये आप लोग के लिए जानना जरूरी था। और बाकी तो हमने डाटाबेस सर्विस को तो पहले एग्जाम कर दिया था, पेनल्टी कर दिया है। Now let me concretize. These guidelines are designed to put India as a very central and serious player in the entire international BPO industry, voice-related industry. Indians are trained in technology, Indians are good in English, Indians have a very robust IT and telecom network as a backbone. Therefore, all these ultimately gives India a very vantage position, and plus it is economical also, the sheer size and scale. We hope that with these liberalized guidelines, which are comparable to the best in the world, India will be able to further attract a lion's share of this BPO industry. हमने आज जो गाइडलाइंस में सुधार किया है वो दुनिया के उच्च स्तर मानकों के अनुसार हैं। भारत में नौजवान हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बाकी भाषाओं में उपलब्ध हैं, और भारत का आईटी और टेलीकॉम का बैकबोन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मजबूत है। इसलिए आज भारत अपने डिजिटल लैंडस्केप के कारण दुनिया के बीपीओ इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र बनेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। उस दिशा में ये बहुत ही क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण लिबरलाइज गाइडलाइंस बने हैं, ये मुझे आपको बताना था। हम जब मिले उस वक्त आपको पता है 5 अगस्त 2019 को अनफॉर्चुनेट, दैट वाज अ डिसीजन विच इज़ अनफॉर्चुनेट, मैं आज भी कहूँगा, जिस तरह से हुआ, जिस तरह से स्टेटहुड को डिग्रेड किया गया एंड द वे स्पेशल स्टेटस वाज रिमूव्ड, लोगों में कहीं ना कहीं खलिश है, दुख है। सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू हैव एन ओपन हार्ट कि उन जो लोगों को आशंकाएं थी काफ़ी हद तक, मैं कहता हूँ, मैं तो शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। जब हम मिले लोगों को उस वक्त लगता था कि डेमोग्राफिक चेंजेस होगी। प्राइम मिनिस्टर के साथ सवाल, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कैसे हो सकता है, 72 साल में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस। इसी तरह उस वक्त लोगों के दिलों में ये था कि अब हमारी नौकरियाँ, बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, ये पूरे लोग हिंदुस्तान के लोग ले जाएंगे। तो उन्होंने वो भी क्लैरिफाई किया, उन्होंने ऑर्डर निकाला बाज़ाब्ता, जहाँ ऑल जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए। इसी तरह से उन्होंने जब हमने परस्यू किया लैंड लॉस, अब लोगों के दिलों में है कि हमारी ज़मीनें ली जाएंगी, तो उन्होंने लैंड लॉस बनाए। 95% पीपल आर सेटिस्फाइड विद दैट। ओके, 2-5% का उसमें भी अभी भी है। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल
जिस पे किया जा रहा है 72 साल से काफ़ी, क्योंकि इट हैज़ अ पॉलिटिकल हिस्ट्री, ऐसा है नहीं कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो हमारी तो गुजारिश होगी वज़ीर आज़म से कि इसको एक्सपिटाइट करिए, ताकि इमोशनली ब्लैकमेल ना करे लोगों को। सीधे साधे लोग हैं, इमोशनली 72 साल से ब्लैकमेल हो गए, कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भर गए, 3 जनरेशन्स गई, कितना अब वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जिस तरह वी हैव द सेम राइट्स जो महाराष्ट्र के किसी को है, जो आसाम में किसी को, जो पंजाब में किसी को, हमें भी वही होने चाहिए। हमारे लोगों की भी वही आशंकाएं हैं, हमारे बच्चों को भी ये है कि हम भी उसी तरह से खेलें कूदें, उसी तरह से लाइफ एंजॉय करें जिस तरह बाकी। are saying all the best to our athletes. Countdown has begun. 30 days to go for... So it's a important day today. Today is the Olympic day. The countdown to the Tokyo Olympics is 30 days. And also the very important Olympic day. It is a right occasion for all of us to observe an event which will lead to galvanization of the support of the entire population of India for our athletes going to represent our country in Tokyo 2020 Olympics. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.